हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। और हेलो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जहां से सवाल पक्का आएगा, और उसका नाम है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर ने क्या समझाया, ये समझने की ज़रूरत है। तो देखो, वर्नर ने क्या समझाया, ये समझने की जरूरत है। वर्नर पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब आप सोचो कि जब हमें केमिकल बॉन्डिंग ही अभी तक समझ नहीं आया, तो उस जमाने में 1898 की बात कर रहा हूँ, क्या कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग समझ में आई होगी? नहीं। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब इसने बॉन्डिंग को समझाया तो वो समझ नहीं आई। और बाद में जब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी आई, यानी कि न्यू साइंटिस्ट आए, नए नए साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी स्टडी करी, तो जो चीजें वर्नर ने बोली थी वही सारी सही थी। तो फिर बाद में वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा गया। और 1913 में फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज वर्नर को दिया गया था। क्या बोला, जल्दी बताओ? फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला था 1913 में वर्नर को। तो पहली बात क्या याद करनी है, वर्नर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ठीक है। दूसरा क्या था कि भाई साहब, इन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पिताजी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पिताजी, पाप, फादर। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले, पहले वो पॉइंट हम याद करेंगे, फिर उन्हें लिखेंगे और फिर उसके बाद हम उन्हें समझेंगे। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें दो टाइप की वैलेंसी होती है मेटल कटायन के पास। पहली प्राइमरी वैलेंसी होती है, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो उन्होंने कहा वो आयनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आपके नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाइड होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो इधर बाय नेगेटिव और बाय न्यूट्रल लिगेंड से होती है। क्लियर है सबको? क्या बोला, जल्दी बताओ। पहला, एवरी मेटल कैटायन हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। फर्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी। सेकंड, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। पक्का? गलत। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय ईदर बाय नेगेटिव और बाय न्यूट्रल लिगेंड। उस समय पॉजिटिव लिगेंड डिस्कवर्ड नहीं थे, इसलिए पॉजिटिव लिगेंड के बारे में कोई बात वर्णन ने नहीं बोली। क्लियर सबको? उसके बाद उसने बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो एवरी मेटल कैटायन हैज फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी। हर मेटल कैटायन फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी रखता है, इसीलिए एवरी मेटल कैटायन हैज फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी, इसीलिए सब एक सर्टेन ज्योमेट्री रखते हैं। सब लोग क्या करते हैं? एक सर्टेन ज्योमेट्री। तो अभी हम इसको पढ़ लिखेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, बताओ? ये सब वर्नर के हिसाब से है ना, अकॉर्डिंग टू वर्नर। एवरी मेटल ग्रैन हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एवरी मेटल ग्रैन हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फर्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी। सेकंड, सेकंड वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, ये पीवी बोल देंगे इसको शॉर्ट में, है ना, और इसको एसवी बोल देंगे। प्राइमरी वैलेंसी is ionizable, while secondary valency is
नॉन आयनाइजेबल। तीसरा पॉइंट क्या बोला? प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स and secondary valency either by negative ligand or by neutral ligand. Secondary valency satisfied either by negative ligands or by neutral ligands. नोट करके क्या लिखेंगे? Positive ligand were not discovered. Positive ligand were not discovered. Note एक और in modern terminology corresponds to oxidation state of metal cation and secondary valency corresponds to coordination number of metal cation. फिर every metal cation has fixed coordination number. Fixed secondary valency. So they have certain geometry. लिखो भाई, फटाफट नोट करो इसको। हो गया? नोट करो इसको। राधे राधे, जल्दी नोट करो। श्याम मिला दे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। हो गया?
पिछली वाली स्लाइड भी है क्या ये? इस लाइन का क्या मतलब है मैंने अभी बताया नहीं, मैं बताऊंगा। देखो, ऑन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स, कॉरस्पॉन्ड्स मतलब समझते हो, उसकी तरह है, समझ रहे हो? तो कॉरस्पॉन्ड्स टू किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। क्या बोल रहा है वो? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। ऑक्सीडेशन स्टेट समझते हो, जो कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आजकल उसी को हम क्या बोलेंगे? कि मेटल कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी वैलेंसी, और जो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल कैटायन का उसको सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये मैं भी बताऊंगा, है ना? यहां से लिखना शुरू करो फटाफट, फिर हम एक एक करके समझेंगे और फिर डाउट पूछना। हो गया? तो ये बात अपने वापस से दिमाग में बिठाओ फटाफट, मेरी तरफ देखो, याद कर लेते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट क्या था जल्दी बताओ? पहला पॉइंट है कि हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल कैटायन होगा उसके बाद दो वैलेंसी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहली वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ तक क्लियर है? तो पहली क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ तक क्लियर हो गया? दो बात। दूसरी बात, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? जो, बोलो, नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाइड होगी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? जो न्यूट्रल और नेगेटिव से होगी। पॉजिटिव नहीं थे, पॉजिटिव अब आ गए हैं, तो अब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी उनके लिए भी बोल रही है ना, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वर्नर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वर्नर की बात करेंगे तो वर्नर जितनी ही करेंगे, पॉजिटिव आएंगे तो अब उनको भी गिन लेंगे, लेकिन वो बात की बात है ना। ये कौन है? समृद्धि। अभी तो पॉजिटिव लिगेंड बिल्कुल है बेटा, लेकिन अभी तो मैं वर्नर पढ़ा रहा हूँ। अब महाराणा प्रताप के अगर इतिहास पढ़ाऊंगा और वहां पर मैं बोल रहा हूँ कि महाराणा प्रताप ने अपने भाले से दूर से फेंक करके एक आदमी को मारा, या एक बहरम खां था उसको पूरा तलवार से काट दिया। अब ये मेरे से गिरी, AK-47 भी तो थी ना महाराणा प्रताप, फिर AK-47 से क्यों नहीं मारा उनको? ऐसी क्या जरूरत आ रही थी कि जो तलवार से घोड़ा काट दिया, दूर से AK-47 से ही मार देते ना? अब इसका क्या जवाब है बताओ? समृद्धि। फिर तो महाराणा प्रताप को AK-47 से मार देना चाहिए, आज तो है ना AK-47, बोलो। अरे समझ में आया? हम्म जल्दी बोलो, समझ में आया क्या बोला मैंने? तो जो हमारा अभी वर्नर है उसके अकॉर्डिंग हमें समझना है। क्लियर है बॉस? तो पहला पॉइंट फिर से बोल देता हूँ, स्टार्ट यहां से हुआ है, देखो वर्नर थ्योरी अकॉर्डिंग टू वर्नर। पहले इसे लर्न कर रहे हैं फिर इसे समझेंगे, तो आप अभी समझने के लिए मत लिखो कि ये क्या है, ये क्या, मैं समझाऊंगा ना, पहले याद करो। अभी मैंने इसे समझाया नहीं है? अकॉर्डिंग टू वर्नर मेटल कैटायन हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? यहां पर आपका क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कैसी थी? आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल। अब ये प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी याद करो इसको, तभी तो जाकर के मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड किससे होगी? नेगेटिव लिगेंड से। और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड किससे होगी? इधर बाय नेगेटिव और बाय न्यूट्रल लिगेंड से। पॉजिटिव लिगेंड उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे, ठीक है? अब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो आज की बात करें तो उसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। क्या है? जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। और ये क्या है? बोलो। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है हर एक मेटल कैटायन में फिक्स्ड होती है, इसलिए सर्टेन ज्योमेट्री रखते हैं। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ये टॉपिक आएगा, अभी के लिए समझा देता हूँ। मेटल जो होता है ना, जितने लिगेंड से लोन पेयर ले रहा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर कोई मेटल लिगेंड से एक लोन पेयर लेता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है। अगर कोई दो लोन पेयर लेता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अगर 3 लोन पेयर ले रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। 4 लोन पेयर ले रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी जितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब इधर देखो ध्यान से फटाफट,
अब जो वर्नर था उसने कहा था एवरी मेटल केटायन इज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसने कई मेटल केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था। उसमें से एक मैं आपको बता रहा हूं, वो ये था कि कोबाल्ट अगर हो +3 में तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये साइंटिस्ट ने निकाला है, वर्नर ने। कोबाल्ट अगर होगा, बोलो, +3 में तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, मतलब 6 लोन पेयर लेगा। वो क्या करेगा? 6 लोन पेयर लेकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्लियर? हमने अभी यहीं से चालू किया है, फर्स्ट स्लाइड है ये हमारी, है ना। अब साइंटिस्ट वर्नर थे, उन्होंने कुछ रिएक्शंस कराई। जैसे पहली रिएक्शन थी, नोट करो इसको। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा, है ना विपुल, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या ये रिएक्शन थी वर्नर ने बताई थी? अब ये रिएक्शन आपको समझ में आई क्या? कि भाई साहब इससे ये रिएक्ट कर रहा है और ये बन रहा है 3 मोल, इससे ये रिएक्ट कर रहा है, ये बन रहा है 2 मोल, इससे ये रिएक्ट कर रहा है और ये बन रहा है 1 मोल, और इससे रिएक्ट कर रहा है और कुछ नहीं बन रहा। अब ये सही बात है, आपको भी नहीं समझ में आया और उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनको भी नहीं समझ में आया, तो उन्होंने इसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट किया। कल अपन ने पढ़ा था कि जो आयनाइजेबल नहीं होते वो डब्बे के अंदर होते हैं। कल पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ये। और जो यहाँ और यहाँ होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो वर्नर की एक एक लाइन समझ में आएगी। और इस डब्बे में मॉडर्न टर्मिनोलॉजी कहती है कि भैया कैटायन आएगा, ये कैटायन आ गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर वो आएंगे जो आयनाइजेबल होते हैं। अब अमोनिया एक न्यूट्रल है और Cl पर माइनस है। दिमाग लगाओ, अमोनिया कैसा था? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था अमोनिया पे, याद है? जीरो चार्ज है और Cl पर माइनस है। तो पहला रूल ये है कि जो जिस पर कोई चार्ज ना हो वो अंदर डब्बे के आएगा।
तो कितने अमोनिया है वो सारे डब्बे के अंदर आएंगे, 6 तो 6 आ गए। कितने सीएल है बाहर, 3, तो बाहर 3 सीएल आ गए। तो तीनों सीएल कौन से स्फीयर में, आयनाइजेशन स्फीयर में, ये इससे रिएक्ट करेंगे, 3 मोल ऑफ एजीसीएल बनेगा। डब्बे के बाहर जो है उससे आपका कितना मोल बनेगा, 3 मोल ऑफ एजीसीएल। क्लियर है बॉस? 3 मोल ऑफ एजीसीएल ये रहा, ये बाहर आ रहा है, ये बन गया, ये आयनाइजेबल है। अब उसने क्या कहा था कि जो ये डब्बे के अंदर है ना, ये अपना लोन पेयर दे रहे हैं, जैसे 6 है तो 6 लोन पेयर देंगे तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब ये सब सेम चीज यहां पर आए, अब जब यहां पर आए तो क्या होगा, देखो यहां पे क्या होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा शिवा, कि एवरी मेटल कैटायन हैज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, एवरी मेटल कैटायन हैज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दिमाग की बत्ती बाहर आएगी कि कोबाल्ट तो आएगा इसी, अमोनिया भी आएंगे, लेकिन अमोनिया इस बार कितने, 5। तो कंपाउंड तभी बनेगा जब यहां पर कितने हो, 6, तो यानी एक सीएल को आना पड़ेगा, ये एक सीएल आएगा और यहां पर ये 2 सीएल बाहर होंगे। एक सीएल इसको अंदर क्यों आना पड़ा, क्योंकि तभी यह कॉम्प्लेक्स बन सकता है, क्योंकि एवरी मेटल कैटायन हैज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला बताओ ये आपके पास सीओ आ गया। अब आप खुद सोच के बताओ क्या आना चाहिए इसमें, अमोनिया कितने हैं, 4, तो सीएल कितने आने पड़ेंगे, 2, मजबूरी है मेरी आना, ये 2, कितना सीएल बाहर आएगा अब, ये 1। यहां देख के बताओ, यहां पर ये सीओ है, अमोनिया कितने हैं, 3, मजबूरी में तो 3 है, तो 3 सीएल अंदर ही आने पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये यहां पर कोई सीएल नहीं बचा इसलिए कोई पीपीटी नहीं आया, यहां पर 1 सीएल बचा तो 1 मोल पीपीटी आया एजीसीएल का, यहां 2 मोल बचे तो 2 मोल एजीसीएल आया, यहां 3 थे तो 3 मोल आया। इस तरह से आपको कंपाउंड के बारे में सोचना है, नोट करो इसको फटाफट। हो गया। अब एक डाउट हो सकता है आए कि सर आप बहुत चालाक हो, हम बोले कैसे, सीएल को पहले अंदर रखो, अमोनिया को बाहर रखो, पहले सीएल क्यों नहीं रखे, अरे सीएल पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज होगा तो आयनाइज होगा, तो आयनाइज हमेशा बाहर रखते हैं, क्योंकि इस डब्बे के बाहर लेफ्ट और राइट में जो स्पेस था उसको हमने आयनाइजेशन स्फीयर कहा था। तो डब्बे के अंदर प्रायोरिटी पहले किसको दोगे, जो न्यूट्रल है यानी जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो उसको अंदर डाल देंगे पहले, उसके बाद जो माइनस है वो बाहर आएगा डब्बे के, ठीक है, क्योंकि माइनस आयनाइज होगा ना पानी में जाके, तो डब्बे में सीएल पहले नहीं लिखे, वरना आप उल्टा कर देते कि पहले मैं तो 3 सीएल लिखूंगा, फिर उसके बाद यहाँ से अमोनिया ले लूंगा 3 और 3 अमोनिया बाहर रख दूंगा, तो अमोनिया बाहर नहीं आ सकता, वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वो आयनाइज नहीं हो पाएगा। तो आयनाइज अगर नहीं होगा तो उसे आयनाइजेशन स्फीयर में नहीं रख सकते, उसे उसी जगह रखेंगे जहां वो आयनाइज ना हो, तो वो कहाँ जाएगा, डब्बे के अंदर। तो रूल क्या हुआ, पहले डब्बे के अंदर न्यूट्रल जाएगा और जितने नेगेटिव होंगे वो सब उधर रख देंगे, फिर अब यहाँ जरूरत पड़ेगी तो अंदर आएंगे। अब सुनो, ये जो कोबाल्ट है इसके डब्बे के अंदर जो है ना, 6 अमोनिया इसको लोन पेयर दे रहे हैं, तो ये अमोनिया इससे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है अमोनिया से, तो यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी हो गई अमोनिया, अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी है, न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाइड हो रही है, और इसमें देखो नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों से सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सिर्फ नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल थी, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल थी, ठीक है। तो अब आप समझो, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल,
प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड ईदर बाय नेगेटिव और बाय न्यूट्रल लिगेंड्स। अब उसने इसके स्ट्रक्चर्स बनाई। जब स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया उसने तो उसको कोई बॉन्ड नहीं पता था, इसलिए उसने प्राइमरी वैलेंसी को ऐसे डॉट से, सेकेंडरी वैलेंसी को अंडरलाइन से, और प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी को ऐसे, प्राइमरी वैलेंसी डॉट डॉट से, सेकेंडरी वैलेंसी डंडे से, और प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी ऐसे डंडे और डॉट डॉट से। अब मैं पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मुझे आप बताएंगे कि मैंने किस चार में से किसका स्ट्रक्चर बनाया है ना। सोचना, आप देख करके बताना कि ये स्ट्रक्चर किसका है। बताओ ये किसका स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वाले का, वेरी गुड। स्ट्रक्चर ऑफ CuCl3 डॉट 6NH3। अब पहला सवाल पूछेगा प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कितनी है, और काउंटर आयन कितने हैं, और काउंटर आयन मतलब PPT आयन, याद है, और टोटल आयन कितने हैं। चलो सवाल करो, ये सारे सवाल पूछता है, मैंने कहा था ना। बताओ। तो सबसे पहला प्राइमरी वैलेंसी तो मुझे पता है इसमें 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी 0 है, काउंटर आयन इसमें 3 है, टोटल आयन 4 है। क्योंकि ये देखो डॉट 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 प्राइमरी वैलेंसी हो गई है ना, जहां डॉट डॉट दिखे प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा, ये सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी, तो प्राइमरी तो 3 होगी, सेकेंडरी 6 होगी। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी 0 हो गई, क्योंकि एक साथ ऐसा कोई नहीं है जिसमें एक डंडा हो और एक डॉट डॉट हो। उसके बाद काउंटर आयन या PPT आयन हमने बोले थे जो बाहर होते हैं डब्बे के, वो आयनाइजेबल होते हैं, ये तो ये आपके 3 आयन हो गए काउंटर आयन। और PPT आयन तो 4 हो गए, क्योंकि एक 3 और एक डब्बा। याद आया। ये वाला स्ट्रक्चर किसका है बताना। ये किसका स्ट्रक्चर है बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ CuCl3 डॉट 5NH3। अब वही सेम सवाल पूछ रहा है वो यहाँ पे, PV कितना, SV कितना,
PV as well as SV, PPT ion, काउंटर आयन और टोटल आयन। यहाँ बेटा गलती होने के चांसेस होंगे, फिर मत बोलिएगा कि क्या कर दी भेजे सर, यही आईटी है, देखना अभी गलतियां होंगी और यही सिखाना है आपको, बहुत मजेदार चीज आएगा। अभी आपसे सवाल गलत हो जाएगा और आपका दिमाग जो है वो अचानक से हिल जाएगा। ये जितना भी आपका झपकियों में पड़ रहे हैं उन सब का दिमाग उड़ जाएगा। देखो कैसे, बड़ा मजेदार है। इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है पता है? 3। सेकेंडरी भी कितने हैं? 6। प्राइमरी सेकेंडरी कितनी? 1। काउंटर आयन कितने हैं? 2। टोटल आयन कितने हैं? 3। ये देखो दिमाग की बत्ती हिल गई। क्यों हिली? क्योंकि आपने सबने यहाँ प्राइमरी वैलेंसी 2 लिखा होगा, सेकेंडरी वैलेंसी में भी गड़बड़ किया होगा। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि सर देखो सेकेंडरी तो 2 ही है, सॉरी प्राइमरी तो 2 ही है, देखो डॉट 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 2 ही है। बिल्कुल है बेटा। तो देखो ये वाला भी तो एक ऐसा है जिसमें एक डंडा और एक डॉट डॉट है, यानी कि ये वाला जो दिख रहा है ये प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है। तो भाई साहब जो जो सीएल प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी है वो प्राइमरी में भी काउंट होगा, सेकेंडरी में भी काउंट होगा। और जो सीएल प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी है वो आयनाइजेबल नहीं होगा क्योंकि वो सेकेंडरी भी है। ये आयनाइजेबल नहीं है बस क्योंकि वो सेकेंडरी भी है, बट वो प्राइमरी भी है। वही प्राइमरी है जो अंदर आ गया था डब्बे के अंदर, इसलिए वो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी भी बन गया क्योंकि वो डब्बे में है और वो आयनाइजेबल नहीं होगा। तो आप जो डॉट डॉट देख रहे हो सिर्फ ये ओनली प्राइमरी वाला था, लेकिन ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इसलिए दोनों में काउंट हुआ है, इसलिए दोनों में आया है, तो 6 इसलिए आया है। अभी समझ में आया? और यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक आ गया ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, पीपीटी आयन 2 आ गए बाहर डब्बे के थे। और ये आपके टोटल आयन कितने हो गए? 3। ये वाला बताओ। ये बताओ स्ट्रक्चर ऑफ COCl3 डॉट 4NH3। Cl डब्बे में गया, फिर प्राइमरी क्यों है? क्योंकि वो नेगेटिव लिगेंड है। और अभी मैं आपको इसका मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, याद है? मॉडर्न टर्मिनोलॉजी ने क्या कहा था अभी समझाऊंगा दोनों के बाद, अभी देखो डाउट क्लियर हो जाएगा। थर्ड वाला है, चलो फिर से बताओ फटाफट फटाफट। बता दे मेरे लल्ला, मचा दे हल्ला, जीवन के अंदर मेरे लल्ला। अब यहाँ प्राइमरी वैलेंसी वापस से 3 है, सेकेंडरी फिर से 6 है, और प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी 2। टोटल आयन कितने हो गए? पीपीटी आयन 1, टोटल आयन कितने हो गए? 2। अब आप भूल गए
क्या कर भूल गए कि भाई साहब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी ने क्लियर कर दिया था कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल केटायन से देखेंगे। तो आप अगर यहां देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल केटायन ये कोबाल्ट है। ये कितना आ रहा है यहाँ देखो, Cl पर 2 माइनस है, एक Cl, ये रहा 3 माइनस है। 3 अगर माइनस होंगे तो इस पर 3 प्लस आएगा ना। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी +3 होगी। यहाँ पर भी आप देखो ये 3 Cl माइनस है तो यहाँ पर 3 प्लस आएगा कंफर्म, तो ये भी +3 ही होगी। यहाँ पर आप देखो ये भी 3 प्लस ही होगी। लेकिन अब हम जो समझा रहे थे वो क्या था कि जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी शो कर रहा है वो आयनाइजेबल नहीं हो सकता क्योंकि वो सेकेंडरी भी है। तो ये दो ऐसे हैं जो आयनाइजेबल नहीं होंगे, सिर्फ एक ही होगा ये आयनाइजेबल। ये समझा रहा था मैं। समझ गए? अब देखें अगला, बताओ। अच्छा, मैं चार्ज बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ चार्ज ऐसे आएगा, ये +3 आएगा, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना। हाँ, कई लोग सोच रहे होंगे उन्हें कि ये क्या है। तो भाई ये समझाने के लिए होता है, ये सिर्फ ये डायग्राम प्रेजेंटेशन है ओनली। कुछ होते हैं मतलब, समझ रहे हो। अगर समझ में भी आ जाए तो उनको लगता है मुझे समझ में क्यों आ रहा भाई साहब। अब बताओ क्या होगा। हम्म, आप ही बता दो, पीवी क्या होगा, एसपी क्या होगा। पीवी एज वेल एज एसवी क्या होगा। काउंटर आयन क्या होगा, या पीपीटी आयन क्या होगा। और टोटल आयन क्या होगा, बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्राइमरी वैलेंसी अपने आप वही 3 आएगी, सेकेंडरी भी 6 आएगी। प्राइमरी एज वेल एज 3 हो गई इस बार। पीपीटी आयन 0 है, काउंटर आयन और ये भी 0 है। ये कोई एक मत लिखना क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है मेरे लल्ला। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है इसलिए यहाँ पर 0 आया है। अब मुझे बताओ, अगर ये डायग्राम देकर के आपसे पूछे तो आप बता दोगे। इस डायग्राम में एडवांस का एक सवाल बहुत प्यारा बनेगा। सवाल पूछेगा हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। चलो बताओ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके अंदर। सोचो कितने कोऑर्डिनेट है, जल्दी से बताओ। हम्म, बताओ कितने कोऑर्डिनेट है। हो गया ना गलत। आंसर आएगा 0। आंसर आएगा 0। कोई कोऑर्डिनेट नहीं है यहाँ पे, कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। 0 0। यही सिखाना है, देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने कहा था ना एडवांस का सवाल है, निपट जाओगे एक झटके में। निपट गए तुमने पूरे वर्नर को ऐसा कर दिया कि भैया इधर आओ, और दो चपाट मारा खींच के, साला ज्यादा बोल रहा है निकल। वर्नर बी लाइक, क्या हुआ भैया।
अच्छा छोड़ो, चलो सिंपल सवाल पूछता हूँ, थोड़ा ज्यादा हो गया था। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? जल्दी बताओ, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? कॉम्प्लेक्स में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? जीरो। अब यहीं पर आपने वर्नर को फिर से चपाट मारा, इस बार तो बेचारे का दांत तोड़ दिया एकदम से। हम बोले भग, वर्नर बोले भैया क्या हुआ? अब तुम सुनो जो मैंने स्टार्टिंग से बोला था। 1898 में वर्नर आया था, उस समय कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी जानकारी नहीं थी भाई साहब, उस समय सिर्फ इलेक्ट्रॉन खोजने की बातें हुई थी। तो बॉन्ड तो बहुत बाद में आए, इलेक्ट्रॉन खोजने की बात। अब इमेजिन करो कि जब उसने साइंटिस्ट ने अपने वर्नर थ्योरी को बताया था, तो मैंने क्या कहा था, किसी को समझ नहीं आई थी। फिर मैंने क्या कहा था कि वर्नर थ्योरी बाद में समझ में आई, जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी ने बताया, यानी जो आज हम बात कर रहे हैं वो। तो उस समय बॉन्डिंग के बारे में पता ही नहीं था। बर्नर वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु ट्राई टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और आप समझो, उसने बॉन्डिंग को समझाने के लिए अपना कन्वेंशन दिया ना। प्राइमरी वैलेंसी को उसने कहा मैं डॉट डॉट से बताऊंगा, सेकेंडरी वैलेंसी को मैं डंडे से बताऊंगा। ये डंडे को आप कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हो, जबकि ये कोवेलेंट नहीं है। ये उसने रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, जिसका नाम उसने सेकेंडरी वैलेंसी दिया था। ये प्राइमरी वैलेंसी को मैं एक डंडे और एक डॉट डॉट से बताऊंगा। वो डॉट डॉट और डंडा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी है। अकॉर्डिंग टू वर्नर वहां कोई कोवेलेंट नहीं है, क्योंकि उस समय था ही नहीं। अकॉर्डिंग टू वर्नर क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू वर्नर तो फिर नहीं है कोऑर्डिनेट, क्योंकि उसके साथ उस टाइम पर कोई कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट नहीं थे। इसलिए उसने अपना कन्वेंशन दिया था कि मैं इन सबको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी से बता रहा हूँ। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी कह रही है वो जो 6 सेकेंडरी वैलेंसी बोल रहे हो ना, वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो। सर अमोनिया में एन का 5 बॉन्ड होता है। अरे कहीं तो नमूने ही होते हैं सच में यार, अमोनिया में 5 बॉन्ड कहाँ होता है? अमोनिया में तो 3 बॉन्ड है। कल समझाया तो था कि डब्बे कैसे बनाते हैं ये अपना लोन पेयर देता है अमोनिया ऐसे, ये ये ऐसे देगा। तो 5 अमोनिया 5 लोन पेयर देंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कुछ बोल रहा है रोहित, समझ में आया तेरे को मैंने जो बोला? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बच्चा बोल रहा है क्या लिखेंगे? अरे बेवकूफ, वही तो बता रहा हूँ कि अगर बोले अकॉर्डिंग टू वर्नर, तो आप बोलोगे कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, जीरो है। यही तो समझा रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से तो था ही नहीं कुछ भी बॉन्ड, उसके हिसाब से तो सिर्फ क्या था? सर चार्ज कैसे न्यूट्रल होगा बेटा, मैथ वाले बच्चे? अगर कहीं पर 3 प्लस हो और ये माइनस हो तो टोटल कितना आएगा? जीरो। इसको न्यूट्रल कहते हैं। यहाँ 3 Cl- है, तो यहाँ 3 प्लस है, तो 3 प्लस और 3 माइनस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ चार्ज जीरो आएगा। अगर इस डब्बे पर जीरो चार्ज होता है तो उसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। समय चौधरी समझ में आया बेटा? समझ गए? मॉडर्न टर्मिनोलॉजी तो पढ़ेंगे अभी कोऑर्डिनेशन में। आयुषी क्या देखो ये कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं, गुरुजी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी भी पढ़ा दीजिए। अरे तो चैप्टर में कहाँ पढ़ोगे? गुलाब जामुन बनाने का तरीका सिखाएंगे तुमको, है? अपनी शादी में गुलाब जामुन ऐसे बनाए, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये पढ़ेंगे? यही तो पढ़ने वाले हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी का। मैं कर लूंगा ना बात, तुझे जरूरत क्या थी बोलने की? इस तरह की भाषा का प्रयोग कक्षा में अनुचित है। दे आर मोस्ट रेस्पेक्टेबल फ्यूचर IITians, they all are going into IIT Mumbai. You should be respectful. Okay, please don't enter in me। बेटा ये बोल रहा था, इसकी बातें मत सुना करो, है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। अगर मैं यहां पर 4 नंबर लिख दूं, इनको 1 2, इसको लिख दूं 3, और इसको लिख दूं 4th, तो मुझे बताओ खटाक से कि भाई साहब ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस पूछ रहा है वो।
1 2 3 4। बताओ ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। लिगेंड क्या होता है बेटा, इसमें पढ़ेंगे लिगेंड, है ना रोहित? अगर तुम डांट खाने के मूड में हो तो बोल दो, क्योंकि तुम ड्रॉपर हो, तुम्हें पता है चैप्टर तो अब स्टार्ट होगा, इसके बाद से ही तो स्टार्ट होगा। लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सब लिखा तो था मैंने कल के सीक्वेंस में। आज मुझे लग रहा है तुम पूरी तरह से डांट खाने के मूड में हो, जितना पढ़ा रहे मैं कर लूंगा बात, फिर से एंटर मत हो। यही पढ़ेंगे लिगेंड, क्लासिफिकेशन लिगेंड, ये कल ही तो करवाया था पूरा टॉपिक डिटेल में, ऐसे लिखा तो था यहाँ पे, लिखा था ना? सीक्वेंस पूरी की पूरी आपने कहा था सीक्वेंस लिख दो। फालतू की बात करके टाइम खराब करने से अच्छा है कि इस पर ध्यान दो बेटा रोहित। कंडक्टेंस क्या होती है पता है? मोलर कंडक्टेंस बोलूं, ध्यान से सुनना, मैं मोलर कंडक्टेंस बोलूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलूं, कंडक्टेंस बोलूं, सब एक ही है। दोबारा से बोलो, मोलर कंडक्टेंस बोलूं, कंडक्टेंस बोलूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलूं, एक ही बात है। कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल ही होती है। क्लियर? तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ। तो सबसे ज्यादा ये होगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज। अब अगर मैं चेंज करके इसी सवाल को, एग्जामिनर भी कम नहीं है उन्हीं के लिए, मैं करता हूं दूसरा सवाल। अब बेटा नंबर ऑफ आयन ही बराबर कर दिए, देखो दो आयन इसमें, दो आयन इसमें, अब कैसे देखोगे? सर 4 में कोऑर्डिनेट में जीरो कैसे हुआ? अगर आप ये पूछ रहे हैं टी एस जी, तो फिर आपने क्या सुना? फोर्थ में नहीं, सब में जीरो है। पता है क्यों? क्योंकि वर्नर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया था और उसके टाइम पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं था, इसलिए हमने बोला है कि अकॉर्डिंग टू वर्नर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं। आप वर्नर पढ़ रहे हो, टी एस जी, समझ में आया? अब बताओ बेटा, इन दोनों में नंबर ऑफ आयन सेम है, अगर नंबर ऑफ आयन सेम है तो फिर कंडक्टेंस कैसे देखेंगे? तो भाई साहब नंबर ऑफ आयंस अगर सेम है तो कंडक्टेंस देखने का तरीका ये होगा, पेन, नंबर ऑफ आयन सेम, देन चार्ज इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज। वेन नंबर ऑफ आयन सेम हो तो फिर क्या होगा? चार्ज इंक्रीज, देन कंडक्टेंस इंक्रीज। चार्ज इंक्रीज, देन कंडक्टेंस इंक्रीज। इसका चार्ज ज्यादा है कि नहीं है? सल्फेट पर -2 चार्ज है, यहां पर बी आर माइनस है, यहां पर सल्फेट आयन -2 है, यहां पर बी आर माइनस आयन है, इस पर -2 चार्ज हो गया तो कन्फर्म में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। कंडक्टेंस ज्यादा होगी कि नहीं होगी चार्ज अगर ज्यादा है तो? यहाँ पर -1 है या -2 है, नंबर ऑफ आयंस अगर बराबर हो तो आपको चार देखना है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन देगा तो करंट ज्यादा आएगी ना भाई साहब सर्किट में। दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक आयन होने के बाद भी, और वहां एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आपको ये तो पता ही है पक्का कि भाई साहब आपको इलेक्ट्रॉन से देखना होता है कंडक्टेंस। क्लियर? हाँ या ना? अच्छा एक एडवांस लेवल का सवाल पूछूं, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो, मुझे डर लगता है कई बार, क्योंकि कुछ समझाने का मतलब है ना सर फोड़ना अपना, ऐसा तो नहीं होगा?
कि सर ही फोड़ लिया? मैं आपको इसमें कंफ्यूज कर सकता हूँ, बोलो करूँ क्या? क्या मैं आपको इसमें कंफ्यूज कर दूं? करूं? हमने आयनिक मोबिलिटी पढ़ी थी, याद है? हमने आयनिक मोबिलिटी जब पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था कि जब पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो वाटर को ज़्यादा खींचेगा, वाटर को ज़्यादा खींचेगा तो हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, और अगर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी। तो उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पर -2 या +2 है, कॉम्प्लेक्स पर ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पर +1 चार्ज है। अगर यहाँ चार्ज +2 है तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, ये देखो, तो नहीं हो सकती क्योंकि चार्ज ज़्यादा है, यहाँ +2 है, तो फिर उल्टा आ गया आंसर। दोबारा समझो, यहाँ पर आप देखोगे तो +2 चार्ज आएगा, तो पानी ज़्यादा खींचेगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी, कंडक्टेंस कम होगी तो फिर ऑर्डर उल्टा आएगा। आपने ऑर्डर ये लिखा हुआ है, चलो बताओ क्या हुआ ये, अब क्या आंसर आएगा? तो सुनो, बहुत आसान है। कंडक्टेंस पानी में निकाली जा रही है, तो एक तो ये डाउट आपका खत्म हो गया, जो बच्चे लिख रहे हैं पानी में निकालते हैं या इसमें निकालते हैं, नहीं, ये भी पानी में ही है। दूसरी बात, यहाँ जो बात आ रही है ध्यान से देखना, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा तो इस कॉम्प्लेक्स आयन पर आएगा जिसका साइज पहले से बहुत बड़ा है। साइज अगर बड़ा है तो चार्ज की डेंसिटी डिस्पर्स हो चुकी है, यानी कि जो आपको बोला जा रहा था ना कैटायन हाइड्रेट करेगा, वो सिंगल कैटायन के लिए वर्ड है। सिंगल कैटायन मतलब Na+, K+, Rb+, ठीक है। इन वाले कैटायंस में ही हाइड्रेशन डोमिनेट करता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन पर नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायन में साइज बहुत बड़ा है। साइज अगर बहुत बड़ा हो गया तो चार्ज डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। साइज अगर बड़ा हो गया तो क्या हुआ, चार्ज डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। साइज, बोलो, डिस्पर्स हो जाएगा अगर कॉम्प्लेक्स पे, तो यहाँ इसका मतलब देसी में लिख लो, कॉम्प्लेक्स पर आप हाइड्रेशन नहीं देख रहे होते हैं, सिंपल देखना है, नंबर ऑफ आयन ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा। अब देखो, प्लेटिनम जो था ना, उसका भी +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, इसी बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वर्नर। अब बताना ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस में आओ, पहला, इनके ऑर्डर बताने हैं आपको। चलो बताओ, ये 4 सवाल दे दिए, अब आपको, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई साहब इनके अंदर ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बताओ, चलो बताओ। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में जरूर आता है, जल्दी करो।
हाँ बेटा ईशान, वेरी गुड, आपका सजेशन अच्छा है, बिल्कुल अपलोड करा देंगे। पहले इस सवाल को कर लो, है ना, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। आई अप्रिशिएट, ये लास्ट में भी लिख सकते थे आप 5 मिनट में, है ना। मुझे अच्छा लगता है कि आप पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में लिखो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्लेटिनम अगर +4 है तो पहले तो आपको डब्बा बनाना पड़ेगा ऐसे। उसके बाद अमोनिया कितने, 6, तो सबसे पहले 6 अमोनिया ले आएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही दिख रहा है ना, हाँ। तो Cl बाहर जाएंगे। तो Cl अगर बाहर जाएंगे तो टोटल आयन बता दो इसके कितने। 4 आ जाएंगे, 3 है, सॉरी 4 Cl है ना, 5 आ जाएंगे टोटल आयन। इसी तरह से इसके अंदर बनाओ, डब्बा है, Pt रख दिया। अमोनिया कितने आएंगे, 5। अब मजबूरी एक Cl लाना पड़ेगा, हाँ, तो कितने आएंगे, 3। ये डब्बा है, ये डब्बा है। अब क्या होगा, ये Pt है, कितने अमोनिया है, अमोनिया कितने हैं, 5। अब यहाँ मजबूरी में, सॉरी ये तो है ही नहीं, ओ माय गॉड, इसको बाद में करते हैं। यहाँ बताओ, ये अमोनिया है, ये Pt है, क्या आएगा, 3। और यहाँ कितने Cl है, 3, एक Cl बाहर जाएगा। अमोनिया है, Pt है, अब तो 2 ही हैं, तो Cl कितने आएंगे, 4 के 4 आ जाएंगे। तो ये वाले का कैसे बनाएंगे ये बताओ अब आप, चलो इसको ट्राई करो। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो यहां पर आप सबसे पहले डब्बा तो बनेगा, और इतना मुझे समझ में आ गया, अंदर Pt भी आएगा। अब ये भी समझ में आ गया कि अंदर जो होता है वो लिगेंड होता है, यानी लोन पेयर देने वाला होता है। लॉजिक समझ रहे हैं, अंदर जो आएगा वो लोन पेयर देने वाला आएगा। आया ना, जल्दी बोलो। अरे अंदर जो आएगा वो लोन पेयर देने वाला आएगा, तो क्या H+ लोन पेयर दे सकता है, यहाँ पर एक H+ भी है, नहीं दे सकता। Cl दे सकता है, हाँ Cl- दे सकता है। तो मजबूरी में मेरे पास 4 Cl ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 6 ये हो गया। लेकिन ये H+ एक कैटायन है, तो कैटायन को यहाँ लाना पड़ेगा, ये 2 कैटायन है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, H2PtCl6। और ये 2 आयन ये देगा, एक डब्बा ये देगा। यहाँ देखोगे तो आयन कितने आएंगे, 3 और 1 4। यहाँ कितने हुए, 2 और 1 3। यहाँ कितने हुए, 2। यहाँ कितना हुआ, 0। तो ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस अपने आप समझ में आई कि नहीं आई। अरे ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। ये 2 है और ये 4 है। कंफ्यूज हो गया, कैसे कंफ्यूज हो गया भाई, मैं समझ में नहीं आया। टोटल आयन कैसे देख रहे हैं बेटा, इससे पहले आपको यही सिखाया था देखना। एक तो ये ब्रैकेट होता है, इसको एक आयन बोलते हैं, और ऊपर से ये 4 बाहर निकलेंगे तो ये भी आयन है। तो 4 तो ये सिंपल आयन हो गए, एक ये ब्रैकेट वाला आयन हो गया। तो 4 और एक ब्रैकेट, 5 आयन। इसी तरह 3 Cl- हो गए, एक ये ब्रैकेट हो गया, तो 3 और एक ये 4 हो गए। HCl वाला आप कर लेंगे, गलत नहीं करोगे ना, बढ़िया सवाल है एडवांस का। थर्ड वाला कैसे किया दोबारा बताओ। Pt को तो डब्बे में लिखोगे आप, ये तो कन्फर्म है। Pt को कन्फर्म है ना, लिखोगे। अब Cl माइनस होता है और H+ होता है, H+ है तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उस पर। तो H+ कभी भी डब्बे के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि H+ डब्बे के अंदर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि लिगेंड ही नहीं है वो। डब्बे के अंदर वही जाते हैं जो लिगेंड होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, डब्बे के अंदर वही जाएगा जो लिगेंड होगा। तो Cl और 2 ये Cl, तो टोटल 6 Cl आ गए यहाँ पे। अब H+ बचा तो कैटायन है, कैटायन पहले लिखते हैं, एनायन बाद में लिखते हैं, इसलिए कैटायन पहले लिखा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे, ये तो कुछ तो नमूने ही है सच में यार। यहाँ लिखा ना, वर्नर ने बताया था, वर्नर ने पहले दे रखा है फिर क्वेश्चन पूछा है, लिखा तो है यहाँ पे।
HCl को न्यूट्रल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं ऐसे। ठीक है, लास्ट वाले का टोटल आयन 0 ही रहेगा क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है इस पे। अभी तो सिखाया था कि कोई चार्ज नहीं है, प्लेटिनम पर +4 है, Cl पर -4 है, क्योंकि एक माइनस होगा तो 4 Cl है ना, तो टोटल 0 आ गया, तो 0 आयन है इसलिए कोई नहीं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं इस तरह के कंपाउंड्स को, दोनों मिक्स करके नहीं होंगे बेटा, है ना। ठीक है आयुष्मान, चलिए आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो ये आपका वर्नर थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आप कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी मुझे करके बताएं, ठीक है। देखो हमने जो पढ़ा अभी वो ये रहे अल्फ्रेड नोबल, 1860 से 19 तक। क्या लिखा है, 1866 से 19 तक स्विस यानी स्विट्जरलैंड के थे केमिस्ट वाज द फर्स्ट to formulate his idea about the structures of coordination compound. He prepared and characterized as a large number of coordination compounds and studies their physical and chemical behavior by the simple experimental techniques. Werner proposed the concept of primary valency and the secondary valency for the metal ion binary compounds such as, अब इसकी प्राइमरी वैलेंसी बतानी है आपको तीनों की, बताओ। देखो ये आपसे पूछ रहा है कि इनकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, बताओ। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो होती है, तो इसमें 3 करेंगे तो ये +3 हो गई, इसकी +2 हो गई, इसकी +2 हो गई, तो ये लिखा हुआ देखो प्राइमरी वैलेंसी 3 2 2 रेस्पेक्टिवली। फिर बोला उसने कि ना सीरीज ऑफ कंपाउंड द कोबाल्ट थर्ड, ये आ गया कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड विद अमोनिया, it was found that some of the chloride ion could be precipitated as AgCl adding with excess of silver nitrate solution in cooled, but some remains solution। यही पढ़ा था अभी अभी, हाँ तो बोल दो। यही पढ़ा था अभी अभी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल अभी अभी मैंने कराया था ये रे वो, चलो पहला सवाल, 1 मोल ऑफ दिस कितना बना था पीपीटी, 3 मोल AgCl। ये 5NH3 था, कितना बना था, 2 मोल NH3। यहाँ 4 था, 1 मोल NH3, और यहाँ भी 4 हैं, 1 मोल AgCl, सॉरी। पर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एक का कलर ग्रीन है एक का कलर है, तो उसने बोला ये आइसोमर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स। तो ये सवाल पूछेगा कि अगर दोनों ही सेम पीपीटी दे रहे हैं फिर भी इनका कलर अलग क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, क्या है, बोलो क्या है, आइसोमर्स। अब देखो उसने क्या बोला, ठीक है ध्यान से देखना इधर, कि these observations together with the result of conductivity measurements in the solution can be explained. 1 6 group in all either chloride ion or ammonia molecule or both remain bonded to the cobalt ion during the reaction. 2 the compounds are formulated as shown in the table 5.1। ठीक है, reaction the compound are formulated table 5.1 where the atoms, कहाँ गया भाई, atoms within the square bracket form a single entity which does not dissociate under the reaction। बिल्कुल सही है, सिंगल एंटिटी हमने बोली थी जो does not dissociate in the under the reactions। Werner proposed the term secondary valency for the number of groups bond directly to the metal ion, यानी वो अपन ने कहा था डायरेक्ट अटैच होते हैं। एग्जाम्पल सच एज सेकेंडरी वैलेंसी आर 6। अब इनकी सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा है वो, इसके अलावा एक सवाल और पूछेगा, वो इस तरह के कंपाउंड देके पूछेगा, ये सॉल्यूशन कंडक्टिविटी कॉरस्पॉन्ड्स टू, सॉल्यूशन कंडक्टिविटी बोल रहा है,
मतलब समझे, ये एक डब्बा एक हो गया और ये आपके तीन हो गए, तो 1:3 का रेशो आएगा। ये एक और ये दो है तो 1:2 का इलेक्ट्रोलाइट रेशो है। ये 1:1 है तो 1:1 का इलेक्ट्रोलाइट रेशो, ये 1:1 है तो 1:1 का इलेक्ट्रोलाइट रेशो है। यहां तक क्लियर है? 1:3, 1:2, 1:1 और 1:1। कोई डाउट किसी को? कलर तो पानी में डालते दिखते हैं ना, कैसे बता दिया था कलर? क्या दिमाग ही नहीं है इनमें? तो वो तो कलर तो जो ऑब्जर्वेशन वो तो दिखता है नेचर में सबका कलर, तो कलर का एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट देते हैं, कलर तो दिखता है नेचर में। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये सवाल आएगा, सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्ड्स टू, बता दोगे? 1:3, 1:2, 1:1। कलर भी याद कर रहे हैं? हाँ कर लो ना, कर सको तो मेंस वाला कुछ भी पूछ सकता है। इसका कलर क्या है? येलो। इसका क्या है? पर्पल। इन दोनों का सेम है। अब इधर देखो मजेदार चीज है, यहाँ से सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्ड्स टू कर दोगे इलेक्ट्रोलाइट। नोट द लास्ट टू, ये वाले लास्ट में ही दिक्कत था, लास्ट टू कंपाउंड्स इन टेबल 5.1 हैव आइडेंटिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, बट द डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी सच एस कंपाउंड आर टर्म्ड एज आइसोमर। ये आइसोमर बोला था उसने, देखो वर्नर इन 1898, बोला था ना मैंने अभी, 98 में प्रपोज किया था, बोला था ना 1898। प्रोफाउंड इज थ्योरी, ठीक है, प्रोपाउंड इज थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द मेन पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स का मतलब अवधारणा है। देखो पहला, इन कोऑर्डिनेशन, इसमें एक लाइन और बताऊंगा अभी मैं जो एडवांस में आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी वैलेंसी को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल। दोबारा से बोलो, अभी हम नोट करने वाले हैं, वो यहाँ आएगी लाइन। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? नॉन डायरेक्शनल, अभी यहाँ लाइन आएगी है ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो डायरेक्शनल होगी, इसका मतलब भी समझाऊंगा। तो उसने बोला देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। यहाँ देखो वैलेंसी में लिंकेज वर्ड बोला उसने, क्योंकि बॉन्ड नहीं थे, लिंकेज थी वो, ठीक है, लिंकेज को वैलेंसी बोल रहा है वो, देखो है ना। तो आपको लिंकेज भी आ सकता है, वैलेंसी भी आ सकता है, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं थे उस समय, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयनाइजेबल है और सेकेंडरी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव था। द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल थी, और दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन। दीज आर, बोलो, दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड फिक्स्ड फॉर द मेटल केटायन, बताया था अभी अभी। उसके बाद कह रहा है द आयंस ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज, देखो बॉन्ड नहीं बोल रहा है, टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशियल, ये स्पेटियल अरेंजमेंट मतलब वही जो मैंने कहा था, ज्योमेट्री, कॉरस्पॉन्ड्स टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। स्पेटियल अरेंजमेंट मतलब होता है 3D में उसका स्पेस का अरेंजमेंट। क्या कह रहा है? द आयंस और ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशियल अरेंजमेंट कॉरस्पॉन्ड टू द डिफरेंट मेटल। यहां तक आ गया? अभी आ गया इन मॉडर्न फॉर्मुलेशन सच स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। वो डब्बा जो था वो क्या था? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। उसके बाद द स्पीशीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स एंड द आयन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर द काउंटर आयन। आगे काउंटर आयन, डब्बे को क्या बोल रहे हैं बताओ? पॉलीहेड्रा। बाहर जो लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं हम? काउंटर आयन। ये लाइन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मेंस वाले एज इट इज इन लाइंस को उठा लें तो टिक आ जाए। क्लियर है? तो पॉलीहेड्रा ये आज समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है ये समझ में आ गया आपको। इसके अलावा ये समझ में आ गया कि ये स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या था, उनका अरेंजमेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया कि बाहर वाले काउंटर आयन होते हैं। आगे देखो, ही फर्दर पोस्टुलेट्स, he further postulates that octahedral, tetrahedral and square planar geometry shape are more common in the coordination। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्टा, टेट्रा और स्क्वायर, इसीलिए हम तीन ही पढ़ेंगे। ये ट्रांजिशन मेटल्स 10, ये वाला कैसा होगा? ऑक्टा, 6 दिख रहा है तो 5 और 1 6 ऑक्टा, ये भी 4 और 2 6 ऑक्टा, तो ये आपका क्या होगा? टेट्रा, और ये आपका स्क्वायर प्लेनर।
ये कैसा है? टेट्रा। याद रख लेना, ये बहुत पूछा जाता है। NiCO होल 4 याद ही हो गया अब आपको, टेट्राहेड्रल sp3। अगला, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अब। आप ट्राई करके बताओ। चलो, ये सवाल करके बताओ मुझे यहाँ पे, चलो। एनसीईआरटी पढ़नी क्या? मैं क्या गुलाब जामुन बना रहा हूँ? कि मैं पढ़ा ही तो रहा हूँ, नहीं पढ़नी ना अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तो। और वैसे अगर आपकी इच्छा है तो डेफिनेटली पढ़ें, लेकिन नोट्स पढ़ने के बाद। हाँ, कैटायन को भी काउंटर आयन बोलेंगे। जो डब्बे के बाहर होगा सब काउंटर आयन है। तो चलिए अब देखते हैं इधर। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। क्या चीज़ है देखना जरा। ये जो प्लेटिनम +2 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है अब आपको। 4 होता है। ये मैं टेबल बताऊंगा एक, तो इसका मतलब जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पैलेडियम। 4 अमोनिया है तो चारों के चारों ही आएंगे। Cl बाहर 2 आएंगे। जब 2 बाहर आएंगे तो टोटल क्या आएगा? 2 मोल ऑफ AgCl। इसको देखो, निकल। निकल का +2 होता है और उसमें वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखेगा। तो बाहर कितने Cl आएंगे? 2। ये भी 2 मोल ऑफ AgCl बनाएगा। ये लिख लेना भाई, एनसीईआरटी वाले सॉल्यूशन आ रहे हैं आपके पास। प्लेटिनम भी +2 में सेम रखता है, और ये मैंने शायद अभी बताया था। यही बताया था ना मैंने। इसमें कैसे था बताओ? अरे यार सारे हट गया। कोई बात नहीं। इसमें कैसे था? अरे, इसमें कैसे था बताओ? अभी बताया था मैंने, ये H2PT 6 Cl है ना, Cl6। तो यहाँ कोई पीपीटी देखो नहीं बन रहा है EgCl के साथ, 0 पीपीटी आएगा क्योंकि Cl सारे अंदर है। ये बताओ, CO NH3 कितना आएगा? अमोनिया 4 अंदर है तो 2 Cl आना पड़ेगा मजबूरी में, 1 Cl बाहर जाएगा तो 1 मोल AgCl। इसमें देखो फिर PT। अब ये +2 है तो 4 कोऑर्डिनेशन है ना, अमोनिया अंदर 2 आ जाएंगे, 2 Cl आ जाएंगे, 4 0। देखो ऐसे करना है। किस तरह से करना है समझ में आ गया? ये सारे सवाल आ सकते हैं, अब आप कर सकते हो इसके अंदर। मेरे लल्ला मचा दे हल्ला गली मोहल्ला, जल्दी बोलो। पैलेडियम और प्लेटिनम +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसकी एक टेबल हम बना देंगे, आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी, फिर याद होते सब सीख जाओगे। तो अभी तो स्टार्टिंग है ना, इसलिए आपको ऐसा फील आ रहा है कि और ये कैसे देख रहे हैं सर, ये मैं सब सिखाऊंगा। क्लियर हो गया? सर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ओम साहू जी। पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कमेंट 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 खेलते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यस सर। ठीक है, आप कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन के, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। प्लेटिनम +2 और पैलेडियम +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लिख लो ऑलवेज। प्लेटिनम +2 और पैलेडियम +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। चलिए, आई होप ये हो गया। अगला इसी का सवाल देखो अब। अगर आपसे बोले कि सेकेंडरी वैलेंसियां बताओ, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई थी? चलो, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई थी? पैलेडियम +2 था तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 आएगी। ये 4 आ गई। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 आई थी, 6 आ गई। इसकी वैलेंसी क्या है? प्लेटिनम पर +4 है, +4 में 6 आई थी, 6 आ गई। ये इधर कोबाल्ट +3 था, 6 आएगी, 6 आ गई। और यहाँ देखो +2 है तो 4 आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। थर्ड वाले का सॉल्यूशन कंडक्टिविटी, बेटा H2+ है ना पानी में, तो H2+ अपना आयन देगा, तो H2+ के साथ कोई पीपीटी देगा तो वो आएगा 2:1 आएगा ना। ये थर्ड वाले का। थर्ड वाले को मैं क्लास में भी करा चुका हूँ, पर पता नहीं आप लोगों को क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, भगवान जाने हैं। इसको आयनाइज करेंगे ऐसे, तो 2H++1PtCl6- आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रेशो 2:1 आएगा ऐसे। इसका सॉल्यूशन कंडक्टिविटी 2:1 आएगा। ठीक है बेटा अनुराग।
अभी ठीक हो गया। सॉल्यूशन कंडक्टिविटी 2:1। ये वाले सवाल कर लेंगे। सेकेंडरी वैलेंसिया निकालना, बोलो। सेकेंडरी वैलेंसी निकालना समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा समझ में आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड होता है, ये समझ में आ गया। यार ये पुष्कर, अगर तुम ऐसे बोलोगे 6 क्यों किया, ये क्यों किया, यही तो समझा रहा हूँ कि हर एक कोऑर्डिनेशन फिक्स बताया था वर्नर ने, वो मुझे पता है, वो मैं लिख रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि थोड़े समय बाद मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें सब बताऊंगा। अभी जो लिखे हुए हैं उनके मैंने लिख दिए, आप नोट करके उन्हें लर्न करोगे तब आपको पता चलेगा। हो गया बेटा। अब मैंने डिफरेंस बता दिए थे डबल सॉल्ट में और इसमें, याद करो। एलम को ऐसे भी लिख सकते हैं, याद है जो मैंने बताया था एलम, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला करके लिखा हुआ उसने, देखो KAlSO4 होल 2 डॉट 12H2O। तो आई होप आपको वर्नर समझ में आ गया होगा। अब वर्नर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएंगे, ठीक है। ये वर्नर थे स्विट्जरलैंड के, देखो पढ़ो इनके बारे में। इनकी शक्ल देखो पहले तो, बेचारों की कितने सुंदर लगते थे। आपको पता होना चाहिए हमारे वर्नर साइंटिस्ट कितने सुंदर लगते थे। ठीक है, देखो, इज द वर्नर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं कैसे थे बेचारे। वर्नर वाज बॉर्न इन दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर को 1866 में। ठीक है, Bolaus a small community in the French province of the Alsace। ही स्टडी केमिस्ट्री बिगन इन द कार्लू से जर्मनी के अंदर स्टडी की थी, एंड द कंटिन्यू इन द ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, वेयर इन हिज डॉक्टरल थीसिस इन 1890। वाओ। ही एक्सप्लेन द डिफरेंस इन properties of the certain nitrogen containing organic substance on the basis of isomerism. He extended von Hoff theory of tetrahedral carbon atom and modified it for nitrogen. Werner showed optical and electrical differences, complex compounds based on the physical measurement. In fact, Werner the first discovered optical activity in the certain compound. ऑप्टिकल एक्टिविटी निकाली थी सर्टेन कंपाउंड्स में, ठीक है। उसके बाद वर्नर शोड ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिफरेंस based on the physical means. In fact, the Werner was first who discovered the optical activity in a certain coordination. अब देखो, he at the age of 29, हमारे यहाँ का युवा सैयारा में बिजी है, और ये 29 साल में देख लो अब इन्होंने क्या कर डाला। तुम्हें भी डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। एट द एज ऑफ 29, वर्नर ने एट द एज ऑफ 29 इतना काम किया था, और हमारे यहाँ का बच्चा जो है वो हमारा देखो सैयारा में पागल हुआ पड़ा है दुनिया का। यही आईटी है, क्या कर सकते हैं। बिकम द फुल प्रोफेसर एट, ठीक है। और ज्यूरिक के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोफेसर 1895 तक होते। अल्फ्रेड वर्नर वाज द केमिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। हिज accomplishment include the development of the theory of the coordination compound. This theory, in which Werner proposed the revolutionary ideas about how atoms and the molecules are linked together, was the formulated in a span of only 3 years। 3 साल में खींच दिया था। From 1890 से लेकर 1893, the remainder of his career was spent gathering the experimental support required to the validate his new ideas. Werner became the first, हमारे लिए तो बहुत इज्जत की बात है, देखो, become the first Swiss chemist to win the Nobel Prize in the 1913 for his work on the linkage of atom in the coordination theory। ये बोला था मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बॉस। ये वर्नर की इज्जत भी होगी। अब आएंगी डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टर्म्स हैं। पहला, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। ठीक है, देखो, द कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल,
ये COCl3.CONH3 is a coordination entity in which the cobalt ion is surrounded by 3 ammonia molecule and the 3 chloride ions. ये सब coordination entity होती है. आई होप आपको समझ में आ गया टर्मिनोलॉजी, ताकि डेफिनेशंस की तो कोई जरूरत नहीं, समझना है बस. ये डब्बे को ही कहते हैं अपन कोऑर्डिनेशन एंटिटी. अब आया सेंट्रल एटम. In a coordinate entity, the atom or ion to which a fixed number of ions group bond. ठीक है, द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंटिटी के अंदर जो एटम है और आयन है जो फिक्स्ड ग्रुप से बाउंडेड है, डिफाइंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम और आयन. द फॉर एग्जांपल ये द सेंट्रल एटम आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. इसमें कौन है बताओ? निकल. इसमें कौन है? निकल, कोबाल्ट और एफी. और ये मैंने बता दिया था कि these central atom ions are also referred as लुईस एसिड. बताया था कि ये लुईस एसिड है. इधर आओ, लिगेंड. अभी हम पढ़ेंगे लिगेंड्स के बारे में. तो आ गया क्या क्लासिफिकेशन? ये अभी छोड़ दो, इसको पढ़ेंगे अगली क्लास से. अब मैं उस पर आ जाता हूँ वापस. एक लाइन थी इंपॉर्टेंट, एडवांस में पूछता. अबे हट, क्या थी वो? देखो यहाँ पे, इसमें ही लिख लेते हैं इसको, है ना. आप भी लिख लो यहाँ पे. कहाँ गया बे? क्या लिखेंगे? नोट यहाँ लिख देता हूँ. प्राइमरी वैलेंसी is non-directional and secondary valency is directional. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूँ. मैं नोट करो. ये आएगा एडवांस में, एकदम डायरेक्ट पूछेगा. क्या बोला बताओ मैंने? ये आएगा एडवांस में और डायरेक्ट पूछेगा. आप में से कोई बता सकता है इसको? हाँ, क्या बता सकता है? प्राइमरी वैलेंसी बोलो. प्राइमरी वैलेंसी कहाँ गया ये? प्राइमरी वैलेंसी क्या है? नॉन डायरेक्शनल. एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल. इसका अर्थ कोई बता सकता है? मैं समझाता हूँ. देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो तो क्या है? आयनिक अट्रैक्शन है. और आयनिक बॉन्ड तो चारों डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है. तो वो नॉन डायरेक्शनल होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी होगा. लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होगी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से बनेगी, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा. और वो तो एक पर्टिकुलर एक्सिस से होके ही आएगा. तो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसलिए वो पर्टिकुलर क्या होता है? वो डायरेक्शनल होता है. प्राइमरी वैलेंसी तो क्या होती है? आयंस होते हैं. आयन जब भी जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़ते हैं. और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो हर जगह इक्वल होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो सब जगह लगता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल, ये आएगा एडवांस में बेटा. और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? डायरेक्शनल. क्लियर है बॉस? तो आई होप आपको वर्नर पूरा अच्छे से समझ में आ गया. एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा दी है ना. लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी इसलिए करेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एनसीईआरटी में है, केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी में नहीं है, वो 11th में था. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम
इसकी भी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्लियर करते जाएंगे ताकि हमारा एक भी सवाल गलत नहीं हो, और हमें पता है कोऑर्डिनेशन से 4 सवाल आते हैं। क्लियर बॉस? आई होप ये लाइन समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब आपको डीपीपी और ये सब मिल जाएगी, तो वर्नर की डीपीपी सॉल्व कर लेना, अगर मिलती है तो मैं आपको टाइम टू टाइम देता जाऊंगा, है ना। अच्छा, एक और बात, शायद अगली क्लास मेरी नहीं होगी क्योंकि टीचर्स डे पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे इनवाइट किया है कि आप यहाँ आएँ, सेशन लें, मोटिवेट करें और गाइड करें बच्चों को, ठीक है। और वहाँ पर वो टीचर्स डे मनाना चाहते हैं मेरे साथ, तो मैं 5 सितंबर को वहाँ हूँ, तो इसके लिए मुझे कल निकलना पड़ेगा, और 5 को मैं अवेलेबल शायद नहीं रहूँगा, फिर 5 को सेट फ्राइडे ऐसा कुछ आ रहा है, फिर उसके बाद अगले दिन, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है तो काफ़ी लंबा ट्रैवलिंग है, तो फिर वापस आएंगे तो शायद मंडे को भी क्लास ना हो पाए आई थिंक, क्योंकि सुबह सुबह ही है ना 7 बजे, तो वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो शायद आपकी सैटरडे तो फ्राइडे तो कन्फर्म नहीं हो, और शायद मंडे को भी नहीं है ना, तो मैं डलवा देंगे इसमें। क्लियर है बॉस? हैप्पी टीचर्स डे, माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीचर्स के लिए, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे यूट्यूब पर डाल देना, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, तो आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, तो ये समझ गए क्यों नहीं हो पा रही है, ठीक। तो मिलेंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे टीचर्स डे के दिन। होमवर्क आपका मैंने बता दिया, वर्नर पूरा एनसीईआरटी से अच्छे कर लें, वर्नर थ्योरी की डीपीपी और शीट भी कर लें, मैं आपको अपलोड करवा दूंगा शीट और डीपीपी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।